नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश किसका मंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू और इस वक्त शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी। खंडवा लोकसभा में बीजेपी जीत की ओर। पृथ्वीपुर जोबट विधानसभा में भी बीजेपी आगे। सिर्फ रेगांव विधानसभा में कांग्रेस को बढ़त। बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद रेगांव में उपचुनाव हुए थे और आज मतगणना जारी है। पृथ्वीपुर में कांग्रेस विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद उपचुनाव हुए थे। कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया के निधन से खाली हुई थी जोबट सीट। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई खंडवा लोकसभा सीट। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, मतदान दिया था वहां के मतदाताओं ने और आज मतगणना जारी है। और इस मतगणना में आपको बता दें कि बीजेपी का पलड़ा भारी चल रहा है। उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी चल रहा है। खंडवा लोकसभा में बीजेपी जीत की ओर है। पृथ्वीपुर जोबट विधानसभा में भी बीजेपी आगे है। सिर्फ रेगांव, सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। तो आज मतगणना जारी है और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी। योगेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी की तरफ से हैं बीजेपी प्रवक्ता शाहवर आलम जी। शाहवर जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। शाहवर जी, खुश होंगे आप? 4 में से 3 सीटों पर आपकी बढ़त चल रही है। बस एक सीट जो रेगांव है, जहां पर पिछले बार आपकी पार्टी जीती थी, वहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए, बात खुश होने की नहीं है, बात निश्चिंता की है। मैंने कल भी कहा था निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार को जनता पसंद कर रही है। वो कांग्रेस विलुप्ति की कगार पर है और ये साबित होता चला जा रहा है। तो ये तो मंगल हुआ है आज जनता का, ये मंगल हो रहा है कार्यकर्ताओं का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथी, आपने कल भी देखा होगा कि वो आरोप लगा रहे थे, खैर अपनी जगह है। आज ये जीत हो रही है और रेगांव का भी अभी रिजल्ट 4:30-5 बजे तक क्लियर हो जाएगा। जी जी योगेश जी, कहां पर कमी रह गई है? कांग्रेस की तरफ से जो नेता हैं आपके, वो दावे तो बड़े बड़े कर रहे थे कि चारों की चारों सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन यहां पर जो अभी रुझान देखने को मिल रहा है, इसमें कांग्रेस तो बहुत पीछे दिखाई दे रही है। जी, बड़े ही ज्वलंत मुद्दे, महंगाई हुई, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस, खाद्य तेल दाल दलहन, इन सारी मूलभूत जरूरतों से परे हटकर अगर उपचुनाव वाली क्षेत्र की जनता ने मतदान किया है, निश्चित रूप से बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे हैं, आश्चर्यचकित कर देने वाले नतीजे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कमोबेश सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपनी जनसभाओं में जनता को इन्हीं मुद्दों को लेकर आग्रह किया था कि इनके अपने वोट के माध्यम से आप सरकार के प्रति रोष जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जनता ने इन ज्वलंत मुद्दों से परे हटकर अगर उनको वोट दिए। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा दिनेश जी, देखिए भारी दल बल। जी योगेश जी, दिनेश जी आज साथ में नहीं आपके, मैं भागीरथ साहू हूं आपके साथ में। दिनेश जी जुड़ेंगे, बाद में जुड़ेंगे वो, है ना। मैंने पूछा भी था आपकी उनसे, जी मैडम से कि कौन एंकर है, नहीं, उन्होंने नाम बताया कोई बात नहीं, दोनों ही स्वदेश न्यूज के एंकर हैं। जी भागीरथ जी, देखिए मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा जी कि टोटल ये जो उपचुनाव लड़ा गया था, ये ठीक उसी प्रकार लड़ा गया जिस प्रकार 2018 के मिले जनादेश का अपहरण किया था 2020 मार्च में भारतीय जनता पार्टी ने। भारी धन बल भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे से प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग कर मतदान को कहीं ना कहीं प्रभावित किया गया है। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर तक लॉन्च हुई है। सांसद हो चाहे इनके कैबिनेट के मिनिस्टर हो, जिला पदाधिकारी हो और भी वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ 78 से ज्यादा शिकायतें तो मतदान वाले दिन की गई थी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिवराज जी की प्रतिष्ठा दांव पर थी और उन्होंने प्रशासनिक तंत्र का जमकर दुरुपयोग किया है और खुली छूट दी थी भाजपा कार्यकर्ताओं को, गुंडों को, मवालियों को। कहीं ना कहीं मतदान भी प्रभावित किया है और कहीं ना कहीं जनता ने उन मुद्दों से अलग हटकर मतदान भी किया है। मैं दोनों बातें स्वीकार करता हूँ। जी अच्छा शाहवर जी,
किस तरह की रणनीति काम आए, क्योंकि देखा है हमने शिवराज सिंह चौहान जी का लगातार दौरा चल रहा था, तो सिंधिया जी भी आए हुए थे और उनका भी लगातार भाषण वहां पर चल रहा था, तो किस तरह की रणनीति काम की आप लोगों की? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जश्न का माहौल है भाजपा कार्यालय में, हमारे साथ नहीं आ रही। जी जी शावर जी बोले आप। जी शावर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? देखिए ऐसा है जी कि भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। यहाँ नेता और कार्यकर्ता सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत होती है। उधर कांग्रेस में होता क्या है कि वहां प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, कांग्रेस तो बची नहीं है। थोड़े बहुत गुट बचे हैं, 1 या 2 गुट, वो भी अब समाप्त होने वाले हैं। 2023 के मैं समझता हूँ कि मुख्य चुनाव या उस चुनाव के बाद समाप्त हो जाएंगे ये। अब मुझे तो इस बात की हैरत होती है कि कांग्रेस के लोग हमारे जनादेश को भी जो है उसका अपमान करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है तो उस पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि जनता को क्या हो गया है। अरे भैया, आपको क्या हो गया है? आपकी पार्टी को क्या हो गया है? कहां जा रहे हो आप? अपने ऊपर मंथन करने की जरूरत है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली उठाने की। यदि आप उंगली उठाते रहेंगे तो अंजाम इसी प्रकार का होता रहेगा। जी जी अजय शावर जी, तो आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस से ये सवाल किया है कि अगर आप हार रहे हैं तो फिर आप जनता पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? जी योगेश जी, ये लेकिन जनता पर सवाल खड़े कर देते हैं कि साहब ये जनता इसे क्यों चुन रही है। अरे भैया, तुम्हारे मुद्दे ठीक नहीं, तुम्हारे नेता ठीक नहीं, तुम्हारा नेतृत्व ठीक नहीं, तुम एक कमजोर विपक्ष हो, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हो। तो इसलिए कांग्रेस जो पिछड़ रही है उसमें इनकी खुद की खामियां हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है। अच्छा शावर जी, तीनों जगह तो आप लोग आगे चल रहे हैं, खंडवा में आगे चल रहे हैं, जोबट में आगे चल रहे हैं, पृथ्वीपुर में आगे चल रहे हैं, लेकिन रेगांव में क्यों पिछड़े हुए हैं आप अभी? देखिए, रेगांव अभी रिजल्ट आ जाएगा और यदि हम रेगांव हार जाते हैं तो फौरन समीक्षा होगी इस बात की कि क्या कारण रहे और इस कारण को सुधारा जाएगा और मुख्य चुनाव में इस कमी को भी पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर मान लो हारती है रेगांव तो क्या लगता है क्या वजह होगी? अगर जीतती है वहां पर तो क्या लगता है वहां पर कैसे वापस कमबैक करेगी? तो इसके पीछे की वजह क्या आप गिनाएंगे आप? जीतने का कारण ये है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, उनके विकास कार्यों को पसंद करती है। इसलिए हम 1 लोकसभा और 2 विधानसभा तो लगभग जीत ही गए हैं। रेगांव का जहां तक सवाल है 4:30 से 5 बजे तक वो भी क्लियर हो जाएगा। यदि अगर रेगांव हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो खामी होगी उसको दूर किया जाएगा। जी अच्छा, पृथ्वीपुर में आपने शिशुपाल यादव को आपने टिकट दिया था, ये सपा से बीजेपी में आए थे, तो क्या ये जो रणनीति ये काम कर गई आप लोगों की कि दूसरे पार्टी से जो जीत सकते हैं उनको लेकर आओ अपनी पार्टी में और फिर जीत की तरफ आगे बढ़िए? बात सिर्फ इतनी सी है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का लिए मन बना लिया है, क्योंकि उस पर विश्वास करते हैं। केंद्र और राज्य की सरकार ही देश और प्रदेश में विकास कार्य कर रही है और आगे भी करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनकी निरंतर जो है वो जीत हो रही है। अच्छा शाहवर जी, जिस तरह से कांग्रेस दमोह उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली थी, उसके बाद कांग्रेस हर जगह कहती थी कि हम जो दमोह में हमने जो रणनीति लगाई थी उसी को हम उपचुनाव में लेकर जाएंगे और चारों की चारों सीटें जीतेंगे, तो क्या बीजेपी उससे सतर्क हो गई थी और बीजेपी ने इसका काट ढूंढना शुरू कर दिया था? देखिए, दमोह उपचुनाव कांग्रेस अपने दम पर नहीं जीती थी, वहां भी कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रत्याशी जो भी हो, उस बात की समीक्षा की गई और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही फूक फूक कर कदम रखती है और पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ती है। जी योगेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। योगेश जी, जोबट में सुलोचना रावत पहले आपके खेमे में थी वो, और फिर वो कांग्रेस से बीजेपी में चले गई थी। वो टिकट मांग रही थी कांग्रेस से, लेकिन आप लोग ने उनको टिकट नहीं दिया। क्या ये बहुत बड़ी गलती थी आप लोगों की? भागीरथ जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आज मूल कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। ये आज से नहीं, लगातार पिछले 2 वर्षों से हो रहा है। चाहे आप प्रदेश में देखें, चाहे देश भर में कमोवेश यही स्थिति है। आयातित प्रत्याशियों के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। सुलोचना रावत जी को कांग्रेस परिवार ने काफी कुछ पिछले 50 सालों में दिया था। 50 साल पुरानी कार्यकर्ता और वो परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है।
उनको आश्वस्त भी किया गया था आगे चलकर और दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम चूंकि आया नहीं था और कमलनाथ जी ने सर्वे के आधार पर टिकट वितरण किए, तो एक तो ये कारण था, महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने भाजपा का दामन पकड़ा और भाजपा ने उनको टिकट दिया। एक बात यही ठीक स्थिति पृथ्वीपुर में थी। वहां पर जो पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में नंबर 2 पर रहे थे शिशुपाल यादव जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीपुर में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही है, वो शिशुपाल यादव जी की खुद की उपलब्धियां हैं और मुझे लगता है शाम होते होते तक हम पृथ्वीपुर और रेगांव 2 सीट तो कम से कम अवश्य जीतेंगे। चलिए, आपकी उम्मीद अभी भी बरकरार है, लेकिन आपने ये तो माना कि जोबट में जो सर्वे था, सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी का अंदरूनी सर्वे था कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में जा रहा था, क्योंकि वो ये दिखा नहीं पा रहा था कि सुलोचना रावत वहां पर मजबूत स्थिति में है। नहीं, ये बात से मैं इत्तेफाक तो नहीं रखूंगा, लेकिन ये मंथन और चिंतन का विषय जरूर है। बिल्कुल, तो आप मानते हैं कि मंथन और चिंतन का विषय है कि जो उम्मीदवार जीत सकता है उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया, और आखिर क्या स्थिति थी। अच्छा, ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या स्थिति थी कि कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाना पड़ा उनको, और आप मना नहीं पाए उनको। आप देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में ये बात रखी कि महत्वाकांक्षा के चलते उनको चुनाव लड़ना था, ये नहीं आऊँ। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो वो शायद निर्दलीय भी जाती है। ये बात उन्होंने पार्टी संगठन में भी कही थी, वो चुनाव लड़ना चाहती थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनको आश्वस्त भी किया था, लेकिन वो असंतुष्ट थी। तो सुलोचना रावत जी अभी जीती तो नहीं है, काफी लीड ले लिए उन्होंने, लेकिन देखिए शाम तक क्या होता है। बाकी हमारे केंद्रीय नेतृत्व को जरूर इन उपचुनावों पे संज्ञान लेना चाहिए और संगठन में कसावट की कवायद अवश्य भावी है, बहुत जरूरी है। शावर जी, जोबट में सुलोचना रावत को आपने बीजेपी से अपने पाले में किया और उनको टिकट दिया, वो जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जी शावर जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शावर जी, जी आपको सुनाई दे रही है हमारी आवाज? जी हाँ, मैं आपने सुलोचना रावत जी की बात करी। देखिए ऐसा है, कांग्रेस ने ये कहा था कि वो सर्वे में खड़ी नहीं उतरी। मुझे नहीं लगता है कांग्रेस कोई सर्वे करती होगी, बल्कि कांग्रेस इस समय तो अपना सर्वनाश कर रही है और उसी का रिजल्ट है जो देखने में आता है। अब अगर मैं बात करूं तीनों विधानसभा और एक लोकसभा की, तो बीजेपी ने बहुत बेहतर ढंग से इसको चुनाव को लड़ा है। पहले से तैयारियां थी, हर प्रत्याशी को चुनकर उतारा गया और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ये रही है कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसमें फिर नेतृत्व काम करता है, नेता कोई काम नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा किसी तरह की कोई विरोधाभास की आवाज नहीं आती। अब अरुण यादव जी को टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं बात सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं फसल उगाता हूँ, काट कोई और ले जाता है। इसी प्रकार से इनका विरोधाभास, इनकी जो फूट है पार्टी की, वो साफ नजर आती है। ये इनकी खामियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती ये है कि यहाँ संगठन है, यहाँ नेतृत्व है, एकजुटता है, पारिवारिकता है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी सफल है और जनता भी भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद कर रही है। इस बात का प्रमाण है ये। जी शावर जी, भले अभी आप लोग जो हम जोबट की बात करें उसमें बीजेपी आगे लीड पर है, लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर उठता है ना कि सुलोचना रावत जो पहले कांग्रेस में थी, आप उनको बीजेपी में लेकर आए, फिर आपने उनको टिकट दिया, तो बीजेपी के पास कहीं ना कहीं जोबट में देखिए लेकर आने वाली कोई शब्द नहीं है। जो भी कांग्रेस के अंदर अपने आप को घुटन महसूस करते हैं, और ये सब कांग्रेस के वो निष्ठावान लोग हैं जिन्होंने 50-50 साल का समय दिया है पार्टी में, तो जो भी निष्ठावान लोग हैं, अभी तो कुछ लोग चंद लोग बचे हैं जिनको 4-4 2-2 साल हुए हैं कांग्रेस में, वही लोग आपको नजर भी आ रहे हैं। जो निष्ठावान लोग हैं, जो परंपरा से कांग्रेस के थे, वो लोग अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं। वो आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ या किसी और दल में भी जाते हैं, भाजपा उनका स्वागत करती है, यहाँ आती है, और इसका परिणाम देखिए आप कि अगर हमने लिया है तो उसका फायदा हुआ। अब ये बात अलग है कि सुलोचना रावत या उनके परिवार को नहीं पहचान पाए। जी चलिए, योगेश जी खंडवा की भी बात कर लेते हैं। खंडवा में बीजेपी ने बहुत बड़ी अब लीड बना ली है वहां पर, और अब बीजेपी अब जीत की ओर अग्रसर है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां पर अरुण यादव जी टिकट मांग रहे थे और तमाम कुछ और उम्मीदवार भी टिकट मांग रहे थे, ऐसा सामने आया है। और कहीं ना कहीं ये जो एक नाराजगी है अरुण यादव के समर्थकों की, वो भी वहां पर भारी पड़ रही है आप लोगों को। देखिए भागीरथ जी, खंडवा संसदीय उपचुनाव में निश्चित रूप से अरुण यादव जी का फैक्टर महत्वपूर्ण है। वो पिछले 6-7 महीनों से उस क्षेत्र में सक्रिय थे। उन्होंने सेक्टर मंडलम के माध्यम से अपनी जमीन तैयार करी थी
एन चुनाव के हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने स्वयं को विड्रॉ किया। अब वो कारण जो भी हो, पारिवारिक हो या पर्सनल जो भी रीजंस हो, उन्होंने सार्वजनिक मंच से स्वीकार भी किया कि व्यक्तिगत कारणों से मैंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। और चुनावी आम सभाओं में उन्होंने राजनारायण जी को भारी मतों से जिताने की अपील भी करी। उनके हर चुनाव क्षेत्र में, हर चुनावी सभा में उन्होंने भरपूर प्रयास भी किया उनको जिताने का। उनके साथ जुड़े हुए लोगों ने भी। तो एक फैक्टर तो निश्चित रूप से अरुण यादव जी का था, वो प्रत्याशी के रूप में ज्यादा मजबूत कैंडिडेट थे बजाय राजनारायण जी के। दूसरा फैक्टर एक सचिन बिरला जी का भी है, जो चुनाव से ठीक 4 दिन पहले पाला बदल लेते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी, अभी मेरे साथी ने बोला कि 2-2, 4-4, 5-5 साल, जिस पार्टी ने, जिस संगठन ने इन नेताओं को पोषण दिया, पाला पोसा, काफी कुछ इनकी औकात से बढ़कर दिया, बावजूद इसके ये उस पार्टी के साथ अगर गद्दारी करते हैं अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के चलते, या कम मेहनत कर और ज्यादा पा लेने की चाह में। मैं जानना चाहूंगा, सिंधिया जी के साथ जितने लोग गए थे उनमें से कितनों को क्या मिला? शाहबाज जी को क्या मिल गया वहां बैठे हुए हैं आज? ये प्रवक्ता नहीं है वहां भारतीय जनता पार्टी के, एक अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष है। देखिए योगेश जी, आप अभी बीजेपी की बात कर रहे हैं, अगर हम आज की बात करें, मतगणना की बात करें, बीजेपी की ही बात करेंगे ना। मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ तो बीजेपी के बिल्कुल, लेकिन देखिए, लेकिन मैं यहाँ से मैं सवाल में आप कांग्रेस से, मैं कांग्रेस का सवाल करना चाहता हूं कि आपने खुद माना कि खंडवा में अरुण यादव ज्यादा दमदार और नेता थे, उनको टिकट मिलना चाहिए था, तो क्या ये टिकट देने से पहले कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाई थी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कमलनाथ जी ने कभी इनकार नहीं किया था कि अरुण यादव जी को टिकट नहीं दिया जाएगा। अरुण यादव जी ने खुद स्वयं ही व्यक्तिगत या कोई जो भी रीजन रहे हो उनके पारिवारिक, उसके चलते उन्होंने उम्मीदवारी वापस ली थी। नहीं तो अरुण यादव जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता थे, सर्वमान्य प्रत्याशी थे, उनके नाम पर किसी का कोई विरोध नहीं था। राजा साहब ने भी हरी झंडी दी थी, कमलनाथ जी भी तैयार थे, राहुल भैया भी तैयार थे। तो अरुण यादव जी के ऊपर कोई अगर किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता। ये बात उन्होंने अपने अधिकतन में स्वीकार भी कर लिया। जी शावर जी, जिस दिन हमारा ये मानना है कि खंडवा में अगर अरुण यादव जी चुनाव लड़ते तो आज नतीजे दूसरे। बिल्कुल शावर जी, जिस दिन ये डिसाइड हुआ कि अरुण यादव जी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे खंडवा से, और ये बोला गया कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से कि अरुण यादव ने खुद चुनाव ना लड़ने की बात की है, तो उसी दिन ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं खंडवा में, वो खुश हो गए थे, वो मानकर चल रहे थे कि अब खंडवा तो बीजेपी जीतने वाली है। देखिए, पहले आप बात समझ लीजिए जी। अरुण यादव जी 3.5 लाख वोट से हारे थे नंद कुमार जी से, तो हम तो सोच लेंगे उनके बारे में, वो इतने बड़े नेता नहीं है कि भाजपा उनकी चिंता करे। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे प्रवक्ता साथी बैठे हैं कांग्रेस की, कांग्रेस के प्रवक्ता थे ये, और वो मुश्किल से 1.5 साल पहले, तो ये मैं इसलिए नए लोगों का जिक्र किया था। ये क्या जाने कांग्रेस के बारे में उतनी गंभीरता से, और ये क्या बता पाएंगे कि अभी कांग्रेस को कौन क्या है, तो बोलने की औकात है इनकी। और ये हमसे बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इनकी दो बोलने की औकात है इन लोगों की। देखिए, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम व्यक्तिगत ना जाएं और शब्दों का हम संयम बरतें। मैं प्लीज, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, व्यक्तिगत ना जाएं। कांग्रेस को समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। ये तो इनको क्या मालूम, ये तो कांग्रेस की है ही नहीं। अभी 2 साल हुए इनको कांग्रेस में आए हुए। योगेश जी एक एक करके सुनते, एक एक करके बात करते, नहीं तो किसी की बात नहीं सुनेगी। योगेश जी अभी शाहर आलम जी का वक्त है, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा वापस। आऊंगा योगेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, मेरा ये कहना है, योगेश जी मैं आऊंगा आपके पास, जब आपका टर्न आएगा तो उस वक्त आप अपनी बात रखिएगा प्लीज। योगेश जी आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा प्लीज। योगेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है। योगेश जी आपका टर्न आएगा, मैं आपके पास आऊंगा। अभी शाहर आलम जी को बोलने दीजिए अभी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। जी नहीं, बिल्कुल, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्यक्तिगत ना हो प्लीज, व्यक्तिगत शब्दों का इस्तेमाल ना करें प्लीज। देखिए शाहवर जी, योगेश जी, अगर आप लोग दोनों एक साथ बोलेंगे तो जनता जो देख रही है, जनता जो सुन रही है, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। योगेश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, देखिए मैंने आपको पूरा समय दिया, जब आपने बोला तो शाहवर जी चुप थे। प्लीज योगेश जी, शाहवर आलम को हमारी कांग्रेस, योगेश जी मैं आऊंगा आपके पास, ये छोड़ के लीजिए।
चलिए हेलो। शावर जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हेलो हाँ शावर जी, आपको हेलो। हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी चलिए, तो चलिए योगेश जी आप कुछ अपनी बात रख रहे थे, आप कीजिए आप। जी, देखिए भागीरथ जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि शाहवार आलम की जानकारी दुरुस्त करना जरूरी है। मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ आदमी हूँ। सेफिया कॉलेज से यूआर यूनिवर्सिटी लड़के एनएसयूआई का पदाधिकारी रहा हूँ। जब राजकुमार पटेल एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, सुरेंद्र सिंह ठाकुर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कचौरी भाई एआईसीसी के युवा कांग्रेस के महासचिव थे। तो ये लोग मेरी कार्य प्रणाली से परिचित है। शाहवार आलम जैसे दो कौड़ी के आदमी को नहीं मालूम ही नहीं देखिए है योगेश जी, कि ये मैं लोग क्या मैं है। प्लीज मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम व्यक्तिगत ना जाए, आप राजनीति व्यक्तिगत तौर पर जो कौन आपका गया? आरोप लगाना लगाइए प्लीज। मैंने नहीं, दोनों तो से रिक्वेस्ट की, व्यक्तिगत कौन व्यक्तिगत हुआ? ना जाए, अच्छा नहीं व्यक्तिगत कौन लगता हुआ? है। दर्शक देख व्यक्तिगत रहे हैं, हमको कौन तो हुआ? अच्छा नहीं लगता है जी ना। जी, मैं सहमत प्लीज हूँ भागीरथ जी। जी। व्यक्तिगत देखिए तो पहले कौन गया? नहीं देखिए, इसलिए मैंने दोनों को मैंने दोनों को हाँ। टोका कि आप दोनों ना जाएं व्यक्तिगत। इस अब मैं आपसे मामले कह रहा हूं में, सवाल, हाँ, अब आप जवाब हाँ, दे रहे हैं तो प्लीज आप ना मैं, जाएं हाँ, व्यक्तिगत आप। मैं अपनी जानकारी दे रहा था। तो जी, मैं बिल्कुल, छात्र जानकारी राजनीति दीजिए आप, से कोई निकला हुआ हूँ। मैं 85-86 में यूआर जी। यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ, एनएसयूआई का पदाधिकारी रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे वो मान सम्मान और वो ओहदा दिया जिसकी हैसियत से मैं आज आपके चैनल पर नहीं बैठा हूँ। बिल्कुल, देखिए इसलिए आप बैठे है हैं। ना? चलिए बिल्कुल, तो हम वापस हाँ। अब चुनाव की तरफ लौटते हैं, मतगणना बिल्कुल, आप जारी है। मुद्दे पर आइए। हाँ, जी मुद्दे पर बिल्कुल, आइए, वापस यही मतगणना जवाब जारी है। तो जी जी। जी बात कर रहे थे कि हम वहां पर रेगांव में हैं। तो रेगांव में जिस तरह से अभी बढ़त है कांग्रेस की, तो क्या लगता है आपको कि जीत की तरफ आप आगे बढ़ेंगे या कुछ पीछे भी जा सकते हैं आप? नहीं, देखिए भागीरथ जी, मैंने थोड़ी देर पहले निवेदन किया था, रेगांव और पृथ्वीपुर जीतने की हमें पूरी उम्मीद है। रेगांव में तो काफी बढ़त हो चुकी है, पृथ्वीपुर भी शाम तक नतीजे आते आते तक मेरा ये विश्वास है कि हम पृथ्वीपुर भी निकाल जी बिल्कुल। चलिए, तो योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो उम्मीद है वो उम्मीद, आपकी उम्मीद है कि जो रेगांव में है, रेगांव में भी आप जीत हासिल करेंगे, पृथ्वीपुर में भी जीत हासिल करेंगे। कुछ ही घंटों में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि बीजेपी अभी बढ़त बनाए हुई है। सिर्फ रेगांव एक ऐसी सीट है जहां पर अभी बीजेपी पीछे चल रही है। कुछ घंटों में फैसला आ जाएगा, जो क्लियर है, क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। तो किसका होगा मंगल में, फिलहाल इतना है। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।